राजचरितमानस में मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दिल्ली के चुनावी दंगल पर विचार विमर्श करते हैं। और चुनावी दंगल में अगर देखें तो तीन महत्वपूर्ण खिलाड़ी, और इसे पार्टी के रूप में कहें तो तीन पार्टियां अपने भाग्य को, और आप यूं कहें कि लड़ रहे हैं, अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है आप, जिसे हम लोग आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, और इसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरा कांग्रेस, जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और प्रियंका जी कर रही हैं। और तीसरा भाजपा, जिसके तीन प्रमुख नेता हैं इस चुनाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। पहला मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी और तीसरा योगी जी। तो इस तरह से इन तीनों खिलाड़ियों के द्वारा दिल्ली के दंगल में प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ओवैसी जी भी उतरे हुए हैं और मायावती जी भी उतरी हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं तीनों के बीच में लड़ाई चलेगी। सबसे पहले देखें तो आपकी चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की समस्या वहां पर है। और इनकी सरकार पिछले 3 बार से, अर्थात 2013 में 28 से जीते थे। कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाया था और दावा किया था कि मैं अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कसम खाए थे कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। दूसरी बात, 15 में 67 सीट, 70 में से 67 सीट, यानी मोटे तौर पर 100% रख के 95% से अधिक सीट उन्होंने प्राप्त कर लिया और 55% वोट उन्हें प्राप्त हुआ था। और 2020 में भी 62 सीट, जो एक बड़ा हम देखते हैं, 90% के लगभग सफलता उनको प्राप्त हुई, और यहाँ भी लगभग 55% वोट इनको प्राप्त हुआ था। अब 2025 में ये ग्राउंड पर आए हुए हैं। 2025 में इनके लिए अगर देखें तो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए ही है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति इस बार करो या मरो की है। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो पॉलिटिकल डेथ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी राजनीति की स्थिति काफी खराब हो जाएगी। इसके बाद फिर 2030 में चुनाव होंगे और 5 साल बहुत समय होता है। अन्य राज्यों में कहीं उनकी स्थिति बेहतर है नहीं। पंजाब में भगवंत मान अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, जहां पर इनका दाल गलेगा नहीं। और दिल्ली में इनकी स्थिति, अगर इनकी सरकार गिर गई, नहीं बन पाई, तो बात ही खत्म हो जाएगी। ले दे करके अभी हाल में बिहार में चुनाव होने वाला है इस साल में, जहां ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, और कहीं भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हरियाणा में नहीं कर पाए, जहां के वो निवासी मूलतः हैं, तो अन्य राज्यों में उनकी स्थिति वैसी नहीं है जहां पर वो सरकार बना लेंगे या वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव करो या मरो वाली बात है। इसीलिए किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में चाहेंगे कि हमारी सरकार बने। अब जरा देखें कि उनके सामने में मुश्किल क्या है। तो सबसे पहला मुश्किल तो यही है कि 13 से लेकर के अभी तक पिछले 12 साल से वो मोटे तौर पर वहां पर मुख्यमंत्री हैं, 25 तक लगातार 3 बार, तो 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी इनको झेलना है। और देखिए 2 बार के बाद जब मोदी जी नारा दे रहे थे लोकसभा चुनाव में कि अब की बार 400 पार, तो आया कितना सीट? 240। तो जब मोदी जी को 240 आ सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी डरे हुए हैं। जो आप टेलीविजन पर उनके साइकोलॉजी चेहरा से देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा लग रहा है केजरीवाल को कि इस बार चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए बहुत सारी बातें अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और कल ही उन्होंने रामायण पर जो बोला वो बहुत उचित नहीं था। उन्होंने भगवान राम और रावण को जो बना दिया कि वही जो है सो सोने के मृग बन करके आए थे आदि आदि, तो समझ सकते हैं डिप्रेशन में चल रहे हैं वो। तो 2025 के चुनाव में उनकी स्थिति पहली क्या है? एंटी इनकम्बेंसी। इतना दिन से मदरसा के जो प्रमुख हैं उनको 18,000 दे रहे थे, अब पंडितों को 18,000 देने की बात करने लगे, ग्रंथियों को देने की बात करने लगे। तो जो अन्य कबीर मठ वाले हैं या बौद्ध और जैन वाले हैं वो आकर के हल्ला करने लगे कि हम लोगों को क्यों छाट दिए। दूसरी बात है इनकी समस्या कि मुस्लिम वोट इस बार बटेंगे। मुस्लिम वोट की स्थिति देखें तो दिल्ली में टोटल वोटरों की संख्या 1,58,00,000 है।
और इस 1,58,00,000 में लगभग 22 लाख मुस्लिमों का वोट है और लगभग 10 सीट ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की वोट की संख्या जो है वो लगभग 30% से ज़्यादा है और लगभग 20 सीट ऐसे हैं सब मिलाकर के जहां पर 15% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस भी दमखम से चुनाव में उतरे हैं और 7 कैंडिडेट को उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। आप वाले ने 5 को दिया और ओवैसी 2 सीट पर आकर के वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मुसलमानों के वोट के इस बार 3 दावेदार हैं। पहला आप, दूसरा ओवैसी और तीसरा कांग्रेस। और तीनों के जो वोट हैं, कैंडिडेट हैं, मुस्लिम हैं, वे सब आपस में वोटों की बंटवारा करेंगे और वहां पर बीजेपी के लाभ होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि पिछले बार ये लगभग 15-20 सीट आपके पास गया था, उसमें इस बार कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होगी। दूसरी बात हम देखते हैं मुसलमानों के वोट को लेकर के, जब ओवैसी मैदान में उतरेंगे, जब कांग्रेस मैदान में उतरेगी तो योगी जी मैदान में उतरेंगे और योगी जी के 14 रैली दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। योगी जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जब महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुआ तो शरद पवार ने ऑफिशियली कहा कि हमारी हार आदित्य योगी नाथ के कारण ही हुआ था। और बीजेपी के एक अध्यक्ष का, वहां के स्थानीय अध्यक्षों का कहना था कि अगर योगी जी के अंतिम दिन रैली और आयोजित कर दिए जाते तो 3 सीट और हमें कम से कम मिल जाता। तो कितने बड़े स्टार प्रचारक हैं योगी जी, आप समझ सकते हैं। योगी जी तो अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ये पाकिस्तान चले जाएं और अगर जापान चले जाएं तो वहां भी 2-4 सीट जितवा देंगे। तो पंजाब की स्थिति को कैसे वो बदलेंगे 14 रैलियों में, वो आप समझ सकते हैं। ध्रुवीकरण सुनिश्चित है और वह अरविंद के विपक्ष में जाएगा। तीसरी चीज हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की छवि भी काफी डैम्प हुआ है, उनके छवि खराब हुई है, उनके जो ऑरा था वह उसमें टूटन आया है। कट्टर ईमानदार वाली बातें अब मोटे तौर पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वह अभी पूर्ण रूपेण टूटा नहीं है, तथापि उसमें कहीं ना कहीं एक दाग लग चुका है और अब वो कॉन्फिडेंस से उस तरह से नहीं बोलते हैं कि मुझे काम के बदला में वोट दीजिएगा। पिछले चुनाव को अब उनका कॉन्फिडेंस देख लीजिए, इस चुनाव में उनका कॉन्फिडेंस देखिए, बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। तो छवि में गिरावट, जेल गए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इनके दर्जनों, आधा दर्जन से अधिक मंत्री जेल में जाने वाले हैं, गए हुए हैं। तो ले दे करके वहाँ पर समस्या बनती जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो रेवड़ियाँ जनता को दे करके वो वहाँ के चुनाव में आ रहे थे जीत करके, वो सभी रेवड़ियाँ कांग्रेस और बीजेपी भी देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने महिलाओं को 2100 रुपया कहा, बीजेपी और कांग्रेस वाले ने 2500 रुपया देने की बात की। आज बीजेपी वालों ने दलित विद्यार्थियों को 1000 रुपया देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस वाले तो पहले ही से कह रहे हैं कि 8500 रुपया हम हर एक व्यक्ति को, युवक जितने हैं सबको महीना में भेजेंगे। अभी नाना प्रकार की पिटारियां खुलेगी और बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी जो जो सुविधा वो दे रहे हैं वो सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। और इन पर तो एक और आरोप है कि पंजाब में महिलाओं को उन्होंने कहा था कि 1000 रुपया देंगे। पंजाब के चुनाव के कई वर्ष हो गए और अभी तक उन्होंने एक भी किस्त रुपया नहीं दिया था। दिल्ली में भी महिलाओं को उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय में कि हम आपको सितंबर से 1000 रुपया अगस्त सितंबर से देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद एक भी रुपया नहीं दिए। तो कुल मिलाकर के इनकी छवि और इनकी रेवड़ी वाली जो संस्कृति थे, उस संस्कृति को कांग्रेस और बीजेपी ने प्रॉपर वे में चेक देना करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए ऐसा लगता है परिणाम के स्तर पर कि अरविंद केजरीवाल इस बार सरकार न बना पाए। अगर सरकार बनाएंगे भी तो कांग्रेस के सहयोग से बनाएंगे और मुझे लग रहा है कि समर बहुत मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल के लिए। उनकी कलई खुलती जा रही है क्योंकि दिल्ली दंगे की चर्चा अब होने लगे हैं, तुष्टीकरण की बात होने लगी है, बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात होने लगी है और ये सब और रंग पकड़ेगा
जब योगी जी और मोदी जी जा कर के वहाँ कटेंगे, और बल्कि योगी जी चले गए एक दिन कि बटोगे तो कटोगे। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए डू और डाई की स्थिति है, और मुझे लग रहा है इसमें उनके पैर थरथरा रहे हैं। आइए अब दूसरे खिलाड़ी की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के अभी दो प्रमुख नेता, एक नेत्री प्रियंका जी जो अभी अभी चुनाव जीत करके आई हैं, लोकसभा की पहली बार शपथ ग्रहण ली हैं, शपथ विपक्ष की तरफ से एमपी बनी हैं। और दूसरा हम देखते हैं राहुल जी जो एक दो नहीं लगभग 89 चुनाव, ऐसा मीडिया वालों का कहना है, कंटिन्यू हारते आए हैं। उनको इस बार रीलॉन्च होने का सर्वोत्तम सबसे बढ़िया अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे कहा जा सकता है, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी राहुल जी के लिए है। अब महत्व की बात करें तो सबसे पहला महत्व तो यह दिल्ली का चुनाव उनके लिए इसी संदर्भ में है कि वो विपक्ष के नेता इस चुनाव में जीतने के बाद, जीतना तो मुश्किल है लेकिन अगर बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं तो अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी और ममता जी विपक्ष के नेता के रूप में इनको तवज्जो या महत्व देंगे, क्योंकि ये तीनों नेता केजरीवाल, अखिलेश जी और हम देखते हैं कि ममता जी उनको विपक्ष के नेता मानने से भी लगभग इनकार कर दिए हैं। तो इनके लिए महत्व की बात यह है कि कम से कम 29 के चुनाव में हम विपक्ष के सर्वमान्य नेता बने, इसकी शुरुआत यहाँ से की जा सकती है अगर दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तब। जरा कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख लीजिए, तो कांग्रेस का प्रदर्शन 2013 में 8 सीट वो जीते थे, शीला दीक्षित उस समय जीवित थी। उसके बाद 2015 में 0 सीट, 2020 में 0 सीट, और चूंकि नेशनल पार्टी हैं ये इसलिए लोकसभा के 3 चुनाव में 2014 में 0 सीट, 2019 में 0 सीट और 2024 में 0 सीट। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, 7 सीट यहाँ पर लोकसभा के हैं, सब में 0 सीट। लगातार 5 चुनाव में उनको 0 सीट प्राप्त हुआ है। ये कांग्रेस के लिए समझिए कि तौहीनी की बात है। तो दूसरी तरफ ये, और वोटों का प्रतिशतता देखिए, 2015 में भी लगभग 5% से कम वोट और 2020 में भी 5% से कम वोट, विधानसभा की बात कर रहा हूं। तो उनके लिए यह है कि यहां से लॉन्च हो सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर इस चुनाव में 0 जैसा प्रदर्शन हुआ या 1-2 सीट पर रह गए तो अगले 50 वर्ष के लिए दिल्ली गंवा देंगे। 50, ये इनको तराइन की दूसरी लड़ाई है। यह राहुल जी के लिए, कांग्रेसियों के लिए, प्रियंका जी के लिए ये तराइन की दूसरी लड़ाई है। और अगर यहाँ पर ये हारे तो जैसे बिहार से पिछले 50 आगे के, अभी तो 89 के बाद तो कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, 89 में मुख्यमंत्री जी थे आपको मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा, और उनके बाद हम देखते हैं कि अभी तक वैसा कुछ है नहीं। अगले 25 साल तक भी उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। वही हाल उत्तर प्रदेश में, वही हाल गुजरात में, वही हाल हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में, वही हाल हम देखते हैं कि अब असम में होने जा रही है या अन्य राज्यों में। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में अभी नए इनके वोटर खिसक करके कहाँ अरविंद जी के पास गए हैं। तो अरविंद जी के पास जो वोट इनके गए हैं आप पार्टी के पास, उस आप पार्टी से अपने वोट को वो अपने तरफ शिफ्ट करवा सकते हैं। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दूसरी चीज तरफ हम देखते हैं कि उन वोटरों की संख्या को अपने तरफ, मात्रा को खींचा जाए, आकर्षित किया जाए। अब दिल्ली के चुनाव जीतना तो कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि लगभग असंभव है। वैसे असंभव कुछ होता नहीं है, तथापि बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस की यह भी उपलब्धि होगी कि वहां पर कम से कम 13 वाला परफॉर्मेंस वो कर लें। तो 8 सीट तो मैं नहीं कहूंगा, कम से कम 10 प्लस माइनस 1 सीट वो जीतें, 10 प्लस सीट जीतें। और दूसरा, वोटों का प्रतिशत जो है वह यहाँ जो था लगभग 24.7% उनको वोट प्राप्त था। तो यहाँ जो 24.7% वोट है उसको कुछ बढ़ाएं, यानी कि 12-25% से लेकर के 30% तक वोट प्रतिशत ले आए। अगर 20 से लेकर के 25 से लेकर के 30% तक वोट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ले आती है इस चुनाव में,
और 10 प्लस सीट जीत लेती है तो यह राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेसियों के लिए, प्रियंका जी के लिए अचीवमेंट होगा। ये उनके लिए अचीवमेंट होगा और इससे उनको इतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी जो मोटे तौर पर आप समझिए दिल्ली में सरकार बनाने के बराबर वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अगर केजरीवाल सरकार बनाते भी हैं तो ये उप मुख्यमंत्री का पद उनसे मांग सकते हैं और इनके किंग मेकर की भूमिका वहां बन जाएगी और केजरीवाल की मजबूरी हो जाएगी कि ममता जी को छोड़ करके वो कम से कम राहुल गांधी जी को एनडी का नेता या विपक्ष का नेता 29 में माने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा करें। दूसरी बात, कांग्रेसियों को, विशेष करके राहुल गांधी जी को इस बात समझ लेना चाहिए कि उनका मुख्य दुश्मन भाजपा नहीं है। पिछले कई 2-3 वीडियो में मैंने इस बात को रखा है। उनका मुख्य दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन अखिलेश जी हैं। उनका मुख्य राजनीतिक दुश्मन केजरीवाल जी हैं, ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, आदि आदि। तो यहाँ पर दिल्ली में उनका मुख्य दुश्मन अरविंद केजरीवाल जी आप हैं कांग्रेसियों के लिए। उदाहरण के लिए गोवा में इतनी बुरी हार कांग्रेस की क्यों हुई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पेज पर लिख करके दे रहे थे कि किसकी सरकार बन रही है, आपकी सरकार बन रही है। और वहां पर 140 प्लस सीट भाजपा को 182 में प्राप्त हो गए। तो गुजरात इनके हाथ से बहुत दिनों के लिए निकलवाने में केजरीवाल जी की भूमिका है। वही हाल गोवा में, वही हाल हम देखते हैं कि हरियाणा में, वही हाल अन्य जगह करेंगे। तो कुल मिलाकर के पंजाब और दिल्ली में तो उन्होंने कांग्रेसियों को हरा करके अपना मुख्यमंत्री बना ही लिया और गोवा और गुजरात में भी इनकी स्थिति को खराब करने में केजरीवाल जी की बड़ी भूमिका रहेगी। इसलिए केजरीवाल अर्थात आप पार्टी को, पार्टी के स्तर पर मैं कह रहा हूं कि जितना जल्दी वो कमजोर राजनीतिक रूप से करें, कांग्रेस के लिए उतना ही लाभदायक रहेगा। अगर वो ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, तरह इनकी दूसरी लड़ाई वाली हसर इनकी होगी। अब हम लोग आते हैं भाजपा पर। एक तीसरी खिलाड़ी, भाजपा को मैंने तीसरे पोजीशन पर क्यों रखा है? इसलिए कि सबसे कम चीजें भाजपा का ही यहां दांव पर लगा हुआ है। भाजपा अगर यह चुनाव हार भी जाती है तो उसके अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर रखा है। 13 में इनको 32 सीटें प्राप्त हुई थी, 15 में 3 सीटें और 20 में 8 सीटें प्राप्त हुई थी और 20 में इनका वोट प्रतिशत 38.7% था। लगभग 54-55% वोट आप पार्टी को प्राप्त हुआ था, 62 सीट लाए थे और इनको 38% वोट मिला था, 39% वोट मिला था और 8 सीट लाए थे। अब भाजपा के लिए चुनाव का महत्व क्या है? तो नाक के नीचे जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहां पर से सरकार चलती है, वहां पर अरविंद केजरीवाल या अन्य किसी पार्टी की सरकार चलेगी तो हमेशा तनाव होगा और व्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और होती रही है। ट्रंप दिल्ली भारत में थे और यहां पर दंगा हो गया, दिल्ली दंगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर शाहीन बाग जैसी समस्याएं होती चली गई। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में सरकार बनाना भाजपा के लिए अत्यंत आवश्यक है इस दृष्टिकोण से। दूसरा, नए राज्य में प्रवेश करना। ठीक से देखा जाए तो दिल्ली में चुनाव 1993 से प्रारंभ हुआ था और 1993 से लेकर के भाजपा के प्रधान मुख्यमंत्री भले कई रह गए लेकिन बहुत दिन तक सरकार चली नहीं। तो 32 साल से इनके जो वनवास है वो यहाँ पर टूटेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं, तीसरी बात है कि राजनीतिक अस्तित्व तो इनकी खतरे में नहीं है क्योंकि लोकसभा के 7 सीट इनके पास है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि दिल्ली में हमारी सत्ता बने। तो यहाँ परिणाम की बात अगर करें तो अगर आप और कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ते हैं और त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो बीजेपी के जीतने की संभावना बन रही है। क्यों? तो पहली बात यही कि कांग्रेस वोट काटेंगे, दूसरी बात यही कि मुस्लिम के वोट बटेंगे और तीसरी बात हम देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ है ही। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले सरकार अपने बल पर बना नहीं पाएगी जैसा मुझे लग रहा है। ये मुझे लग रहा है, हो सकता है कि सारी बातें जो है सो 5 तारीख के इलेक्शन के बाद है गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन जैसा लग रहा है अभी। और तीसरी बात ये है कि वो सभी सुविधाएं भाजपा
दे रही है जो अरविंद केजरीवाल देने के लिए तैयार हैं, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा भी। और विश्वसनीयता के स्तर पर अब मोदी जी की विश्वसनीयता केजरीवाल जी की विश्वसनीयता से दिल्ली की जनता के बीच में भी कम नहीं रह गई है। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास 3 तुरूप के पत्ते हैं। पहला स्वयं मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी और तीसरा योगी जी। ये तीनों जब दिल्ली में धुआंधार प्रचार करेंगे, जब योगी जी की 14 रैलियाँ होगी, जब अमित शाह जी इतने ही स्तर पर रैली करेंगे और प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि 5% वोट तो ये लोग आराम से इधर से उधर खिसका देंगे। बीजेपी को वोट कितना लेना है? केवल 3% वोट उनको बढ़ाना है। अगर 42% वोट ये ले आते हैं और कांग्रेस का जो 4.5% वोट है वो अगर 20% वोट के लगभग में चला गया तो बीजेपी वहां पर अपने बल पर सरकार बना लेगी। इनको केवल 3 से 4-5% वोट बढ़ाना है और कांग्रेस अपना वोट कम से कम 15 से 20% कर दे, क्योंकि 55 में से अगर 20% वोट घट जाएगा तो 35% पर आ जाएगा। और कांग्रेस मुख्य रूप से कांग्रेस जो है वो आप आदमी की पार्टी का ही वोट काटेंगे। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि निर्णय जो होंगे वो तो 5 फरवरी बुधवार को वहाँ की जनता वोटिंग करेंगे। 1 करोड़ 58 लाख है शुद्ध मतदाता, बुद्धिमान मतदाता वोटिंग करेंगे। दिल्ली के मतदाता को बुद्धिमान कहा जा सकता है क्योंकि 6 महीना पहले चुनाव होते हैं, तो आप और कांग्रेस के मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद भी 7 सीट वो बीजेपी को देते हैं। और फिर जब 6 महीना के बाद चुनाव होता है तो 62 सीट आपको देते हैं और कांग्रेस बीजेपी को 8 सीट देते हैं। जब 6 महीना पहले चुनाव होते हैं तो 15 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 14 में बीजेपी को वोट मिला था 7 के 7 और 15 में 67 के 67 सीट, यानी 70 में 67 सीट जो है सो आपको मिल गया। अर्थात सोच समझ करके वहाँ की जनता मतदान करती है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ। तो 5 तारीख को तय हो जाएगा और 8 को तो रिजल्ट ही आ जाएंगे। तो चलिए, दिल्ली के दंगल के बारे में इतना ही। आज बहुत बहुत धन्यवाद।